बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुण्य फिर ना घटे बरसों मूल कुमलाए। एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि जब तेल गैस बंद होगी। ना, ये तो बंद होना ही है। जब हमको तेल नहीं मिलेगा तो हमारे उद्योग धंधों का क्या होगा, हमारे घर की गृहणियों का क्या होगा किचन में। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है, अमेरिका ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। आपको बता दें कि खास तौर पे पेट्रोलियम उत्पाद का संकट पूरी दुनिया पे आने वाला है। उसी विषय में अमेरिका और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों को संबोधित किया। उसी क्रम में प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी देशवासियों से कुछ अपील की कि कुछ चीजों की बचत करें। तो उसी विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर एम कृष्णा जी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या भारत पर ऊर्जा संकट आने वाला है और किस तरह से वो इसको देखते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आपकी मुलाकात उनसे करूँ। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एमटी टॉक शो में। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अमेरिका और ईरान युद्ध के बाद जो है वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट का बंद हो जाना कितना बड़ा संकट आप मानते हैं, और दुनिया के लिए भी और भारत के लिए भी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है जी। अभी तक दुनिया में ज्यादातर एनर्जी या ऊर्जा जो है वो फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है वो नष्ट हो जाने वाली चीजें, चाहे कोयला हो, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, इन्हीं से चलती है। अभी इलेक्ट्रिसिटी और विंड एनर्जी तो बहुत हुई नहीं, और ये जो चलती है तो ज्यादातर ये चलती है मध्य पूर्व के देशों से, और या मान लीजिए थोड़ी और देशों से भी आती है। तो इनके आने का जो मार्ग है, समुद्री मार्ग है, जिसे आप हॉर्मुज़ स्ट्रीट कह रही हैं, उस हॉर्मुज़ स्ट्रीट को अगर कोई बंद कर दे, जिसमें एक दिन में लगभग 280-300 जहाज निकलते हैं विभिन्न देशों के लिए, अब उसमें से अगर 40-45 जहाज निकल रहे हैं, तो जहाँ एक देश को एक दिन में 1 या 2 जहाज मिल जाते थे, अब वहाँ 1 हफ्ते बाद 1 जहाज मिलेगा। तो निश्चित रूप से जैसे हमारा देश है, लगभग 90% तो पेट्रोल, डीजल, गैस सब बाहर से खरीदता है। तो निश्चित रूप से ये दिक्कत तो आएगी ही कि जब हमको तेल नहीं मिलेगा तो हमारे उद्योग धंधों का क्या होगा, हमारे घर की गृहणियों का क्या होगा किचन में। और ये हमारे लिए संकट नहीं है, पूरे वैश्विक स्तर पर इसका संकट दूसरे रूप में भी है। सवाल है कि अगर ये पेट्रोल महंगा होता है तो पेट्रोल का इस्तेमाल लगभग हर चीज में होने लगा है, चाहे तो हम इससे कोई उत्पादन करें, नहीं तो इससे रेलगाड़ी, ट्रक सब चलती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होने लगेगा। तो निश्चित रूप से जब सामान महंगा होगा तो हर प्रकार के उपभोक्ताओं को भी दिक्कत होगी, महंगाई बढ़ेगी, सरकारों को नए नोट छापने पड़ेंगे। तो ये एक ऐसा संकट है जो बड़ा विश्वव्यापी हो जाएगा, और भारत के लिए तो खास तौर से, क्योंकि भारत का अधिकांश हिस्सा जो है 78% हिस्सा इसी हॉर्मुज़ स्ट्रीट से आता है। थोड़ा बहुत और देशों से भी हम तेल खरीदते हैं, लेकिन अधिकांश हिस्सा इसी से आता है। तो निश्चित रूप से अगर हमें सप्लाई नहीं मिलेगी तो हम लोगों को दिक्कत होने ही वाली है। भले आज 40 दिन ना हो, 60 दिन ना हो, लेकिन ये दिक्कत हमारे सामने फिर क्या ऐसा हो सकता है कि जो पेट्रोलियम खाद्य पदार्थ है, जैसे कि कच्चा तेल और गैस, हमारे पास से खत्म हो जाए और हम पुराने जमाने की तरफ लौट जाएं, जबकि हमारे पास स्टॉक है जैसे कि तेल का 60 दिन और 45 दिन पेट्रोल का? अब इस प्रश्न का उत्तर तो थोड़ा दूसरे ढंग से समझें जी। एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि जब तेल गैस बंद होगी। ना, ये तो बंद होना ही है, क्योंकि जितने मान लीजिए आज हम जितने स्टोर मानते हैं, जितना हमारी पृथ्वी में जितना अभी इनका कोष बचा हुआ है वो 30-40 साल से ज्यादा तो शायद नहीं चलेगा। अगर हम उसका बेहतर ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है 60 साल तक चले, लेकिन इसको तो खत्म होना ही है। इसका मतलब हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। अब ऑल्टरनेटिव सोर्सेज में एक पहले का जमाना था जब हम बात करते थे लकड़ी की, या लकड़ी के बने कोयले की, या अन्य चीजों की, शायद वो बहुत दिक्कत की स्थान होगा। तो अब हम लोगों को नए तरीके खोजने पड़ेंगे, और भारत भी खोज रहा है। अब हमारे भारत में लगभग 30% उत्पादन जो है ग्रीन एनर्जी का हो रहा है। ग्रीन एनर्जी माने बिजली से, सूरज की रोशनी, सोलर, आप तो जानती है ना, सोलर मिशन चल रहा है आजकल देश में, विंड एनर्जी भी चल रही है, और अब तो रेडियम वगैरह से भी एनर्जी निकालने की बात हो रही है। पेट्रोल में भी हम लोग जानते हैं कि वो इथेनॉल मिलाने लगे हैं। तो देखिए, अल्टरनेटिव सोर्सेज पर काम करना है। ये संकट हमें कम से कम एक बात की ओर सही इशारा करता है कि दुनिया को एक दिन इसको वास्तव में झेलना पड़ेगा, तो तैयारी अभी से क्यों न करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो
पुराने जमाने में तो हम नहीं लौटेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अब नेचुरली और तरीके से सोर्सेज ढूंढ निकाले हैं, लेकिन हाँ उतने सरल और सुविधाजनक सोर्सेज नहीं है। जैसे आप जानती है ना, कोयला या अंगीठी या चूल्हा, उसका गैस से तुलना नहीं की जा सकती, या स्टोव से तुलना नहीं की जा सकती, या और चीजों से तुलना नहीं की जा सकती। तो निश्चित रूप से हम लोगों को अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने हैं और उनको बेहतर बनाना है और सर्वसुलभ बनाना है। सर, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपील करी है कि सोने में आप इन्वेस्ट ना करें 1 साल तक, या फिर वर्क फ्रॉम होम की जो फैसिलिटीज देने की बात कही है, तो आप इसमें कितनी मजबूती मानते हैं? इसका क्या रीजन है? देखिए, प्रश्न बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी कठिन बात नहीं है समझना। और हमारे लिए जो कि एक अर्थशास्त्री हूँ, कुछ भी बात करने में थोड़ी दुविधाएं आती हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, बात बिल्कुल सही है कि अगर हम सोने का आयात न करें तो करीब करीब 50 से 52 बिलियन डॉलर जो हमारे उसी चीज में चले जाते हैं, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे आयात बिल में कुछ कटौती होगी, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है क्षय होने से बचा रहेगा। जो 730 था घटकर अब 690 रह गया, यानी 30 बिलियन डॉलर तो पिछले दिनों में घट ही गया है। तो ये घटने के लिए कम रहेगा। लेकिन प्रश्न कुछ और भी हैं। मैंने कहा ना, शास्त्री एक ढंग से नहीं सोच पाता, इसके एक हाथ नहीं होता कि एक डिसीजन ले ले, हम लोग 2 हाथों से सोचते हैं। सबसे पहले सोचिए कि लगभग आप इलाहाबाद शहर में रहती हैं, हम इलाहाबाद शहर की बात करें, इलाहाबाद शहर में करीब करीब 5000 से 8000 तो दुकानें हैं सर्राफों की, छोटी बड़ी और बड़ी जोड़ के ना, जिनका कारोबार बहुत है, जिनका कारोबार छोटा है। एक कटरे जैसे मोहल्ले में भी आपको 20 सोनार की दुकान मिल जाएगी, और हर दुकान पर कोई कारीगर है, कोई मालिक है। तो अगर कोई सोना नहीं खरीदेगा तो हम ये नहीं कहते कि टाटा के तनिष्क को प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि टाटा के पास बहुत सारे काम हैं। लेकिन जिन लोगों ने सोने के अलावा कोई काम नहीं सीखा, उनका क्या होगा? अगर इलाहाबाद की ये हालत है तो पूरे देश में आप अंदाज लगा सकते हैं क्या हालत होगी। लगभग 50 लाख लोग सीधे सीधे सोने के व्यवसाय से, कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर एक संकट आएगा। लेकिन एक और बात, मैंने बार बार कहा ना कि एक बात के कुछ अमिधा होता है, कुछ लक्षणा होता है, कुछ व्यंजना होता है, 3 प्रकार के अर्थ निकलते हैं। एक और प्रकार की बात सोचिए, आखिर लोगों की सोने में रुचि क्यों बढ़ी है? इसको दूसरे ढंग से सोचिए। पिछले 2 सालों में भारत सरकार ने बहुत सोना खरीदा है, विदेशी मुद्रा भंडारों को कम करके सोने की मात्रा को बढ़ाया है। चीन और भारत इस समय सरकारों के रूप में दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण के खरीदार हैं। क्यों आखिर ऐसा करते हैं? होता यह है कि जब देश में महंगाई आती है या मुद्रास्फीति बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है, तो आदमी को ये लगता है कि जो स्वर्ण है इसका मूल्य पिछले 100 सालों से स्टेबल है, हमेशा इन्फ्लेशन से ज्यादा तेजी से बढ़ता है, इसको स्टॉक के रूप में रखता है। तो गांव के परिवार, शहर के परिवार शादी ब्याह में, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अक्षय तृतीया के दिन अकेले एक दिन में 300 करोड़ रुपए से ऊपर का सोने का व्यापार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग इसको इसलिए मानते हैं कि अगर हमने पास सोना रखा है तो ये हमारी एक प्रकार का विश्वास है, ट्रस्ट है, शक्ति है। तो हम तीनों स्तरों पर अगर देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए तो ये चीज अच्छी हो सकती है, लेकिन बहुत से लोगों के रोजगार पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ दूसरी चीजों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसको मैंने आपसे कहा, शादियों में सोना देना एक आवश्यक चीज है। चलिए शादी छोड़ दीजिए, छोटी मोटी चीजें छोड़ दीजिए, लेकिन इन्वेस्टर जो निवेशक है वो भी सोने में निवेश करना चाहता है, ताकि इसका जो निवेश है वो ठीक ठाक बना रहे। इसलिए मुझे लगता है कि अपील तो जायज है, लेकिन अपील के बृहद मायने नहीं सोचे गए हैं। शायद इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत अलाउ करें। और सरकार के पास एक और तरीका है जो सरकार ने आज अपनाया भी है। आज का अगर आप लोगों ने अखबार देखा हो, पहले सोने पर आयात ड्यूटी 6% थी, इसको बढ़ाकर 18% कर दी। इसका मतलब सोने को हमने वैसे ही महंगा कर दिया है। और शास्त्री कहते हैं कि अगर कोई चीज महंगी होती है तो उसकी मांग घटती है, लेकिन सोना शायद उसकी मांग न घटे। सोना पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसकी मांग प्रायः दाम बढ़ने से भी घटती नहीं, क्योंकि 1 साल पहले तक ये सोना 70,000 चल रहा था, अब 1,60,000 के आसपास चल रहा है, और सोने की मांग में वृद्धि नहीं हुई। एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, अर्थशास्त्र की जब बात आती है तो बहुत सारे व्यापक चीजों को हमको समझना चाहिए। आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि जितना सोना हमने 24 में खरीदा था,
उससे 25 में कम खरीदा है, लेकिन बिल ज्यादा आ गया क्योंकि सोना ही महंगा हो गया। ठीक है ना? तो आयात कम होने पर भी सोने का बिल उतना ही कम होगा जितने आयात कम हुए, ये मुश्किल है। लेकिन ये बात सच है कि सोने के प्रति जो आकर्षण है वो निवेश के लिए तो ठीक मान सकते हैं हम लोग, लेकिन उपभोग में सोने की मांग को थोड़ा कम किया जा सकता है, क्योंकि अब लड़कियां, महिलाएं शादियों उदियों में भी सोना जल्दी पहनती नहीं है क्योंकि कुछ और प्रकार की समस्याएं रहती है। तो मुझे लगता है कि सोना एक स्टोरेज के रूप में रखने से देश का नुकसान तो होता ही है। तो प्रधानमंत्री जी की अपील अगर उस दृष्टि से देखी जाए तो बिल्कुल उचित है, लेकिन अर्थशास्त्री इसको कई और दृष्टियों से देखते हैं। मैंने कई दृष्टियां आपके सामने रखी, तो कुछ तो ऐसा करना होगा कि हम ये नहीं कह सकते। हाँ, अगर इसकी वजह से 10% भी कम हो जाए सोने की मांग प्रधानमंत्री की मतलब आवाज पर, तो कम से कम ये तो पक्का है कि हमारा जो आयात बिल है अगर घट नहीं पाएगा तो बढ़ेगा भी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने सर एक और भी अपील की है कि ईंधन की बचत करिए, तेल और जो पेट्रोल की कम यूज करें उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, साइकिल या फिर मेट्रो का इस्तेमाल करें। इसका कितना पालन कर रही है पब्लिक? देखिए, ये जो बात है, आपको बता दें कि दिल्ली में इसको कई बार चलाया गया था कि ऑड गाड़ियां चलेंगी, इवन गाड़ियां चलेंगी। कई प्रकार की इस तरह की योजनाएं चली हैं कि हम पेट्रोल और डीजल का खर्च कम करें और बसें ज्यादा चलाएं, जॉइंट राइड करें, एक ही ऑफिस में 4 लोग जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी से जा सकें। देखिए, एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो होना ही चाहिए, इसमें तो मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिविजुअल फ्रीडम को थोड़ा कम भी करता है। मान लीजिए मेरे पास अपनी मोटरसाइकिल है, मैं ऑफिस गया, 4 मित्रों के संग कार पे हम लोग एक साथ चले गए, पैसा बचा लिया। लेकिन अगर मुझे ऑफिस के बाद एक जगह कहीं और जाना है तो फिर मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर मुझे हर सामान मिल जाए या हर जाने की सवारी मिल जाए। तो इंडिविजुअल फ्रीडम का जहां तक सवाल है, मतलब देखिए, ये एक प्रयास हो सकता है, इस प्रयास को सराहनीय कहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी देश की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। रेल भी होना चाहिए, मेट्रो भी होना चाहिए, बसें भी होनी चाहिए, कार भी होनी चाहिए, मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए, और इनका एफिशिएंट उपयोग होना चाहिए, ऑप्टिमम उपयोग होना चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी को जबरदस्ती, हमको कोई काम नहीं है तो भी हम चले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की इस अपील में एक अच्छी बात है कि अगर लोग थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान दें, थोड़ा देश के बारे में सोचें, तो पेट्रोल में या पेट्रोल की मांग में कुछ कमी आ सकती है। लेकिन मैं फिर इसी बात को कहना चाहूंगा, ये बात करके दिखाना, लोगों के लिए अनुकरण देना ज्यादा अच्छा होता है। मैं प्रधानमंत्री के बारे में या किसी राष्ट्रीय नेता के बारे में इस विषय में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं क्लास शायद 6 में पढ़ता था और इंदिरा गांधी जी आई थी प्रधानमंत्री की स्पीच देने, और मनोरी के कॉलेज में उन्हें जाना था। एक उनकी गाड़ी थी, उनके पीछे एक गाड़ी और थी, 2 गाड़ियों पर वो लोग हवाई अड्डे से वहां तक गए थे। उस जमाने में इतनी गाड़ियां थी भी नहीं, हम उनकी तारीफ भी नहीं कर रहे हैं इस विषय में। लेकिन अगर आज हम देखें तो एक कॉर्पोरेटर तक 5-6 गाड़ियों के संग निकलना पसंद करता है। एक एमएलए के संग अगर 7-8 गाड़ियां नहीं चलती तो हमको लगता है ये तो उसका सम्मान ही नहीं हो रहा है। एक शादी में मेरे मित्र ने कहा, सर अपनी गाड़ी दे देंगे। हमने कहा क्या हुआ? बोले, सर अगर हम तिलक में 200 गाड़ी भी नहीं ले गए तो हमारा अपमान हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें लोगों के मन में बैठ गई है, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रभाव के मेरे धन को, शौकत को प्रदर्शित करने का ये तरीका है। ऑस्टेरिटी माने कुछ सरलता से, सादगी से जीवन बिताना, जो पहले बड़ा अच्छा माना जाता था, अब वो माना ही नहीं जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री की अपील सभी लोगों पर, मैं जब प्रधानमंत्री कहता हूँ तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी दल के नहीं है, किसी उससे ऊपर उसकी बात करता हूँ। सब दल वालों को मिलकर ये सोचना चाहिए कि अपने लोगों से कहें, भाई प्रदर्शन के लिए पेट्रोल का खर्च करना या केवल शौक के लिए इसका करना अगर कम कर सके तो बहुत अंतर तो नहीं पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा पेट्रोल डीजल तो खर्च होता है रेलगाड़ियों में, ट्रकों में, बाकी चीजों में, ट्रैक्टरों में, ये बड़ा उपयोगी है, उत्पादक होता है। लेकिन अगर 4-5-6% भी कम हो जाए तो हमारी इंपोर्ट बिल में कम से कम $7-8 बिलियन की कमी आ जाए ना, बूंद बूंद जोड़कर ही बनता है। तो मेरे को लगता है कि ये अपील जो है उचित है,
लेकिन ये हृदय से होनी चाहिए और लोगों को हृदय से स्वीकार करनी चाहिए। ये केवल अपील बन के ना रह जाए कि हमने खाली बोल दिया, है ना। हम एक बहुत बात कहते हैं कि पुराने जमाने में लोग कहते हैं बड़ा अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब अपने बुद्ध अपने वचनों में कहते हैं शराब मत पियो और जुआ मत खेलो और झूठ मत बोलो, इसका मतलब लोग उस समय करते रहे होंगे। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए किसी को बोलना पड़ रहा है। अगर हम अपने हृदय में झांकेंगे तो शायद इसका असर हम पर पड़ना चाहिए। अच्छा सर, एक अपील ये भी थी कि जो है वर्क फ्रॉम होम जहाँ संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम की सुविधा कर दी जाए। कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं उनसे ये अपील करी गई थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि कई लीटर पेट्रोल जो है वो जलता है जब जाते हैं लोग, एम्प्लॉइज जाते हैं ऑफिस आने जाने के लिए। तो इसमें आप कितना मानते हैं सही कि ये कितना बचत इससे हो पाएगी? देखिए, जो आपने कहा उस बात से मैं खुद ही बड़ा सहमत हूँ, कई चीजों में बड़ा सहमत हूँ जी। उन्होंने कहा जहां आवश्यक न हो, माने आवश्यक को उन्होंने मना नहीं किया जी, जी। देखिए, कुछ बातों को हमको उनके कंटेक्स्ट में, संदर्भ में ही समझना पड़ेगा। जैसे कोरोना में अपने आप सब बंद हो गया था जी। लेकिन उससे हमारे स्कूलों पर, कॉलेजों पर, यूनिवर्सिटीज पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। जो बच्चे कक्षा 3 में थे गणित का काम नहीं कर पाते थे क्योंकि वो स्कूल गए नहीं और ऑनलाइन वो संभव हो ही नहीं पाया। तो पढ़ाई जैसी चीजें हैं या सर्विस जैसी चीजें हैं उनमें तो ये काम नहीं हो सकता। लेकिन ये बात सच है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन काम कर सकती हैं, क्योंकि उनको इंग्लैंड के उनके ग्राहक हैं, तो इंग्लैंड तो वो नहीं भेजते, देश से ही काम करते हैं। तो वो देश से काम करते हैं तो ऑफिस में बैठा के क्यों, घर से बैठा के कर सकते हैं। तो अगर आप कभी दिल्ली से गुड़गांव जाएं, पता चला आपको जाने में 2.5 घंटे लग रहा है जबकि डिस्टेंस 50 किलोमीटर, क्योंकि इतनी गाड़ियां वहां हैं और बहुत सारे लोग दिल्ली से गुड़गांव नौकरी करने आते हैं, गुड़गांव से दिल्ली करने आते हैं, और यही सभी मेट्रो शहर की हालत है। इसको कम किया जा सकता है। बचत बहुत नहीं होगी, मैंने बार बार कहा बचत बहुत नहीं होगी। उसका कारण यह है कि इन सब पर अगर टोटल खर्च जोड़े तो टोटल पेट्रोल खर्च का 3 से 4% होगा। बचत बहुत कम नहीं होगी। लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको करना लाभदायक होता है अगर संभव हो तो। लेकिन अब इसके आगे क्या होगा हम लोग नहीं जानते हैं। अगर लोग इसको स्वीकार करेंगे तो मैनेजर और एंटरप्रेन्योर को भी देखना पड़ेगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ लोगों को एक दिन बुलाएं, कुछ लोगों को दूसरे दिन बुलाएं, कुछ तो कटौती की जा सकती है। इसमें तो काफी संभावनाएं हैं। सर, प्रधानमंत्री ने एक और अपील भी की थी कि जितना हो सके वो अपने देश में, जैसे टहलने के लोग विदेश यात्रा करते हैं या बाहर जाते हैं या डेस्टिनेशन वेडिंग पे अगर आप बात कर लें तो बाहर जाके शादियां करते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि जो देश का पैसा है वो देश में ही रहे, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो ये कितना इस चीज को, जब भी आप कोई बात कहती है ना तो मेरे दिमाग में फिर से एक अर्थशास्त्री पैदा होने लगता है। देखिए, ये देश का पैसा देश में रहने की जो बात है बड़ी अच्छी लगती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। इसको हम लोग अर्थशास्त्र में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेक्शन, संरक्षण। अपने उद्योगों का संरक्षण करें, अपने स्थानों का संरक्षण करें, अपनी मुद्रा का संरक्षण करें। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरा हर तरीके से इस बात को सोचें। मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं और पक्ष में भी नहीं हूं, लेकिन अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हम चाहेंगे हमारे टूरिस्ट स्विट्जरलैंड ना जाएं, नॉर्वे ना जाएं, फिनलैंड ना जाएं, तो वहां के देश भी ये चाहेंगे कि वहां के लोग भारत में ना आए। तो क्या आप सोचेंगे कि भारत में टूरिस्ट ना आए तो अच्छा होगा? देखिए, प्रोटेक्शन जो है ये शब्द बड़ा अजीब है। देखिए, हम मतलब बड़ी अजीब सी बात है, हमारे उद्योग पैदा करें, विदेशों से सामान ना खरीदें, तो भाई विदेशी कहेगा हम भारतीय सामान क्यों खरीदें? प्रश्न जो है, और हमेशा याद रखिए, संरक्षण जितना नुकसान पहुंचाता है उतना फ्री ट्रेड नुकसान नहीं पहुंचाता। बहुत लाभदायक होता है, हमेशा लाभदायक होता है। अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि अगर दुनिया में से संरक्षण हटा दिया जाए तो दुनिया का उत्पादन 5% बढ़ जाएगा। तो ये जो आर्गुमेंट है उसको दूसरे ढंग की बात कहना तो समझ में आता है। लेकिन अब है डेस्टिनेशन वेडिंग। आप, मैं तो इलाहाबाद शहर में रहता हूँ, इलाहाबाद शहर का शायद ही एक नागरिक विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने लायक होगा। मैं तो उल्टी बात कहता हूँ। ये डेस्टिनेशन वेडिंग एक बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े फिल्म कलाकार हो सकते हैं, बड़े व्यवसायी हो सकते हैं, बड़े
ऊंचे पदों पर रहने वाले हो सकते हैं, जिनकी संख्या भारत में मान लीजिए 5 लाख होगी, 10 लाख होगी, 12 लाख होगी, इससे ज्यादा शायद नहीं होगी। तो डेस्टिनेशन वेडिंग अब वो अलग बात है। डेस्टिनेशन वेडिंग में विदेश जाने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी, तो फिर वो लोग भी हमारे देश में क्यों आएंगे? इन सब बातों से बचकर हमको ये करने की कोशिश करना चाहिए कि पूरी ही शादियों में अगर हम थोड़ा, हम ये नहीं कहते कि देखिए शादियां तो उत्साह से मनाई जानी चाहिए, खूब चीजें मनाई जानी चाहिए, लेकिन हम लोग वेस्टेज करते भी बहुत हैं। वेस्टेज का मतलब है कुछ अपव्यय ऐसे करते हैं, जैसे सोने का मैंने बताया अपव्यय नहीं होता क्योंकि वो उसमें धन जुड़ा रहता है, लेकिन बहुत सारे अपव्यय हम लोग करते रहते हैं। तो अगर उस अपव्यय को थोड़ा बचा सके और अगर भाई अमीर लोग इसको मान लें, कम करें, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम तो उसमें है नहीं जो हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं या कोई और बाहर जाते हैं। वही बात टूरिस्ट भारत से काफी जाने लगे हैं, लेकिन याद रखिए कि भारत से जितने टूरिस्ट बाहर जाते हैं उससे ज्यादा ही भारत में आते हैं। और कई देश तो टूरिज्म की इनकम पर चलते हैं, सिंगापुर, हांगकांग, होनोलुलु, ये सब तो टूरिज्म की इनकम पर से चलते हैं। मॉरिशस है, मालदीव है, तो उन देशों की तो अर्थव्यवस्था ही नष्ट हो जाएंगी। तो देखिए, हम बेदर दाई नेवर कि हम सब चीज अपने यहाँ बचा लें और दूसरा, ये नीति कोई बहुत कारगर नीति नहीं होती। इस नीति को हम बहुत कारगर नीति नहीं मानते। हाँ, हम लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए भारत में कि अगर हम कायदे से चीजों को करें। अब मैं यहाँ पर एक बड़े भारी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, उनका नाम लेना चाहूंगा, पॉल बरन। उन्होंने कहा था देश में जितने उत्पादन के साधन है उनसे जितना उत्पादन हो सकता है, तो उत्पादन करने के बाद जो बच जाता है उसे सरप्लस कहते हैं। अब इस सरप्लस का आप क्या करते हैं? दोबारा उत्पादन में लगाते हैं, मेहनत के स्ट्रक्चर में काम लगाते हैं, पुल बनवाते हैं, सड़कें बनवाते हैं, और यहाँ के खर्च आप कर देते हैं फजूल में। जैसे राजस्थान में बड़े बड़े हवेलियां, महल बनवाने में लगा दिया कारीगरों को, एक बड़ी स्मृति बन गई, वो सब बन गया, लेकिन वो पैसा जो है एक प्रकार से स्टॉल हो गया, वो उस समय नहीं आया। तो अगर हमारा देश अभी विकास की अवस्था में है, जब हम विकसित हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं, इससे कोई किसी का मतलब नहीं रहेगा, हमारे पास इतना धन संपदा उपभोग के लिए रहेगी कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी हम विकास के मार्ग पर हैं, तो हम अपने धन को बचाकर अगर निवेश करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, तो देश के लिए ज्यादा लाभ होगा। तो जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्वदेशी अपनाएं, जो विदेशी ब्रांड है उसमें इन्वेस्ट ना करें, ऐसे में भारत में जो है वो व्यापार घाटा बढ़ रहा है 2025-26 में। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसके लिए काम करना चाहिए? आप बड़े कठिन सवाल हमसे पूछते हैं, जवाब भी मुझे थोड़ा अलग ढंग से देना पड़ता है। अभी यही बात हमने दूसरे ढंग से कही। भारत के हीरे जवाहरात पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, होते कि नहीं होते? भारत की कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, ट्राइबल एरिया के सामानों को और चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं। हम भारत के लोग इटली से जूते नहीं खरीदेंगे, पेरिस से कपड़े नहीं खरीदेंगे, मान लिया, वो कहेंगे हम आपसे क्यों सामान खरीदेंगे। देखिए, ये तो रिएक्शनल हो जाएगा ना। देखिए, इसको कहना नहीं चाहिए, इसको बहुत सारी चीजों को हम ओपनली जब कहते हैं तो एक प्रकार से एक नैरेटिव बना रहे हैं। ये नैरेटिव हमारे देश के खिलाफ भी जा सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। स्वदेशी का मतलब क्या होना चाहिए? स्वदेशी का मतलब ये होना चाहिए कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और यही भारत का आत्मनिर्भर भारत की बात भी हम करते हैं। आत्मनिर्भर का क्या मतलब है? हम जितना निर्यात करें उतने का ही आयात करें। हमारे निर्यात और आयात बराबर हों। हम आयातों को बंद करके एक काल कोठरी में एक अलग जगह बंद नहीं रह सकते। हमें पेट्रोल चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, तो हमें विदेशों को निर्यात करना पड़ेगा और आयात भी करना पड़ेगा। इसकी जगह तो हमको बल्कि उल्टा सोचना चाहिए। उल्टा ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे निर्यातों को बढ़ाने की कोशिश करें जिससे हमारी निर्यात आय बढ़े और खूब बढ़े। चीन ने क्या किया है पिछले 30 सालों में? इतने निर्यात करता है दुनिया भरे को कि उसको हर साल बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में लगभग 700-800 बिलियन डॉलर का लाभ होता है, जितनी हमारी पूरी इतने सालों की कमाई है। क्यों? क्योंकि उसने एक्सपोर्ट पर भी ध्यान दिया। हम लोगों ने क्या किया, जब हमने ट्रेड को खोला तो हमारे मतलब सरकार ने तो बहुत मदद की, मेक इन इंडिया बनाने की कोशिश की, डिजिटल इंडिया बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे उद्योगपतियों ने ज्यादातर शायद उस क्लू को समय नहीं लिया। तो प्रधानमंत्री जो कहना चाहते हैं वो कुछ और है। वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे आयातों को
कम करके फिलहाल काम चलाएं तब तक जब तक हमारे निर्यात बढ़कर उतने न हो जाए। विदेशी वस्तुओं से परहेज नहीं करना है, उनकी बराबर की क्वालिटी का सामान बनाना है ताकि हमारे देशवासियों को उन वस्तुओं के प्रति लालच पैदा न हो। बहुत सारी चीजों के प्रति हम क्यों आकर्षित होते हैं? अभी देखिए ना, देश में इतनी कार मोटरसाइकिल की कंपनियां हैं, इतनी कारों की कंपनियां भी हैं, लेकिन हम कौन सी कार खरीदना पसंद करते हैं? माने ऐसी कार जो 5 करोड़ की, 8 करोड़ की, 10 करोड़ की, उसी लोग खरीद पाते हैं, सब लोग नहीं खरीद पाते। आकर्षण क्यों है? क्योंकि शायद हम उस एंड के लोगों को या उस लेवल के लोगों को सप्लाई से संतुष्ट नहीं कर पाते। तो हम अपने यहाँ गुणवत्ता बढ़ाएं, और जब गुणवत्ता बढ़ाएंगे तो भारतीय निश्चित रूप से अच्छी गुणवत्ता की वस्तु खरीदेगा, न कि विदेशी वस्तुएं खरीदेगा। तो मुझे लगता है कि इस अपील का दोनों अर्थ निकल सकता है। अपील का मुख्य अर्थ यह है कि हमको निर्यातों को बढ़ाना चाहिए और स्वदेश में इतना उत्पादन करना चाहिए कि हम विदेशों में अपनी बाजार को कब्जा कर सकें। मुझे तो यही लगता है। सर, जो चीन से या अन्य देशों से सामान मंगाए जाते हैं, आपको नहीं लगता कि जो भारतीय रोजगार पे या जो है जो देश की मुद्रा होती है वो बाहर जाती है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सस्ते, चाइना का प्रोडक्ट हो या फिर और भी देशों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं सस्ते में अवेल हो जाते हैं। देखिए, हम लोग घूम फिर कर एक ही प्रश्न पर बार बार घूम रहे हैं जी। और मैं हर बार इस प्रश्न का दूसरे ढंग से उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर दूंगा जी। इस समय भारत और चीन का व्यापार लगभग 130 बिलियन डॉलर जी। और हमारा जो व्यापार घाटा उनके साथ है वो लगभग 75 बिलियन डॉलर का है। माने हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे इंपोर्ट काफी ज्यादा करते हैं, काफी ज्यादा जी। और जो हम निर्यात करते हैं वो क्या है और जो हम आयात करते हैं वो क्या है, देखें आप। एक छोटा सा मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ, शायद लोगों को पता नहीं होगा। भारत में फोर्ड नाम की कंपनी मोटर कार बनाती थी, उसने बनाना बंद कर दिया। हमने उनके मैनेजरों से जाके पूछा, भाई आपकी कार अच्छी बिक रही थी तो आपने क्यों बनाना बंद कर दिया? बोले हमारी जो चिप थी वो चीन से बन के आती थी, हमारे देश में बनती नहीं, और उस चिप के बिना हम कार बना ही नहीं पाएंगे। तो हमने कहा मारुति वगैरह कैसे बनाती हैं? बोले इन लोगों के पास चिप इतनी ज्यादा मात्रा में रहते थे कि लोगों ने बनाना अभी भी जारी रखा है, लेकिन अगर चीन बंद कर देगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह कुछ रेयर अर्थ मटेरियल हैं जो चीन में ही होते हैं, ब्राजील में होते हैं, तो वहां से दुनिया में दिखते हैं। प्रश्न है कि हम जब ये कहते हैं कि चीन का सामान ना खरीदें तो किससे कहते हैं? उपभोक्ता से कहते हैं। अब मुझे आप खुद बताइए कि अगर एक छोटी सी चीज, चाकू, अगर हम 35 रुपए का बनाए और चीन 15 रुपए में उसी क्वालिटी का चाकू बना दे तो क्या उपभोक्ता का 15 रुपए का नहीं खरीदेगा? देखिए, उपभोक्ता का दिमाग स्पष्ट है, सस्ता और अच्छा, है ना। सस्ता और अच्छे का मतलब समझिए। और फिर भारत में कितनी व्यापक गरीबी है कि 83 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ रहा है हमको। तो ये लोग जो सामान खरीदेंगे, हम इनसे क्या ये उम्मीद करेंगे कि ये महंगा सामान खरीदें, भारतीय सामान खरीदें? ऐसा नहीं हो सकता। हमको अपने सामानों की गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी, अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, अपना विनिर्माण बढ़ाना पड़ेगा, और एक दिन में नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इसके लिए हमें 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल मेहनत करनी पड़ेगी। चीन ने 1970-80 से शुरू किया, 2010 में जाकर इस लेवल पर आया। हमने 90 से कहने को शुरू किया, लेकिन 2004 के बाद हमने तेजी पकड़ी है। हम भी 35 में ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, 40 में ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। इस समय ये बात कहना, क्योंकि हम किसी उद्योग को बंद, अभी मैंने कहा था सोने का उद्योग बंद कर देंगे तो क्या होगा जी। इसी तरह रेफ्रिजरेटर का सामान, टेलीविजन का सामान, कार का सामान, अरे सारे इक्विपमेंट तो वो बना रहा है, इनपुट तो वो बना रहा है, और हमारे यहाँ जो बना रहे हैं उस क्वालिटी का या उतनी मात्रा में नहीं बना पा रहे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, अरे भाई अगर हम इतना उत्पादन खुद कर सकें तो हमें किसी और देश से करार करने की क्या जरूरत पड़ेगी? हमने ब्रिटेन से करार किया कि हम आपसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे उसको इतने % टैरिफ कम लगाएंगे, क्योंकि हम उतनी सप्लाई कर पा नहीं रहे हैं। तो देखिए, हम इस अपील का तो मुझे मतलब बाकी अपीलों में तो मुझे बहुत कोई अच्छा दम भी लगता है, इस अपील का तो इसलिए दम नहीं लगता कि हम उपभोक्ता से ये कहें, रेगुलेशन लगा दें, आप चीन पर टैक्स लगा दें वो अलग बात है, चीन का सामान महंगा कर दें, भारतीय सामान सस्ता कर दें, वो भी हो सकता है, भारत के सामान को सब्सिडी देना शुरू कर दें, वो भी हो सकता है। लेकिन आप उपभोक्ता के मूल व्यवहार है कम से कम पैसा देना और ज्यादा से ज्यादा अच्छा सामान लेना, उस मूल व्यवहार का परिवर्तन करना
केवल देशभक्ति की अपील के नाते नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ, देशभक्ति की अपील और चीजों में काम आती है, युद्ध में काम आती है, हथियारों में काम आती है, देश की लड़ाइयों में काम आती है। सर, हर साल अगर बात करें 2024-25 की, तो भारत जो खाने का तेल होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो विदेशों से मंगाता है। ऐसे में जो भारत का पैसा है वो खाने के तेल के लिए बहुत सारा विदेशों में चला जाता है, यानी कि हर साल। तो इससे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आप कह रही हैं आंकड़ों से भी बात सिद्ध होती है जी कि जो भारत खाद्यान्न तेल है, किसी भी प्रकार के खाद्यान्न तेल जो आजकल भारत में देश में बिकते हैं, उनमें से 70 से 73% भारत विदेशों से मंगाता है और देश में अपने उत्पादन हो रहा है, कम हो रहा है। जी। और विदेशों से मंगाए बिना अगर हम कहें तो बहुत कम काम चलेगा, क्योंकि एक दो चीजों को छोड़कर हमारे यहाँ कई चीजों का उत्पादन कम होता है। लेकिन देखिए ना, 145 मिलियन हेक्टेयर जमीन है जिस पर खेती की जाती है, जमीन तो और ज्यादा है। जी जी। इसमें से कुछ हिस्सा चला जाता है खाद्यान्नों के उत्पादन में, जिसमें हम निर्यात भी करते हैं बासमती चावल वगैरह का। कुछ हिस्सा चला जाता है हमारा दलहन में। आप दिन की बात कर रही हैं, उन्हें तिलहन कहते हैं ना। इसके अलावा हमारे पास कुछ कैश क्रॉप्स होती हैं, जैसे गन्ना हुआ, कपास हुआ, आंवला हुआ। तो ये जो जमीन है बटी है अलग अलग एरियाज में, है ना, कि इसमें इतना इसमें इतना। अब अगर हम मान लीजिए कि खाद्यान्न तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे तो किसी न किसी चीज में थोड़ी कटौती तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जमीन हम बढ़ा लें, जमीन तो बढ़ेगी नहीं। तो इसको हम मान लीजिए किसी दूसरे ढंग से उत्पादन करें या इतनी ही मात्रा में ज्यादा उत्पादन करें। अब प्रश्न है कि जो हमारा शुरुआत हुई थी ग्रीन रिवोल्यूशन की, जिसकी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, तो क्योंकि अनाज बिल्कुल नहीं था तो हमने गेहूं, चावल, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा पे ज्यादा ध्यान दिया और उसमें ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, तो ज्यादातर हमारे किसान उधर चले गए। फिर धीरे धीरे बाकी जौ, ज्वार भी कम होने लगा और गेहूं, चावल पर ज्यादा चले गए। फिर हमारे देश में अचानक दालों की और बीन्स की कमी आने लगी। फिर हम लोगों ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया। अभी तिलहन में हमारा उत्पादन कम है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी देश हर क्षेत्र में, मतलब आत्मनिर्भर हर क्षेत्र में नहीं हो सकता। अगर हम बहुत सारा चावल निर्यात करते हैं, अगर हम बहुत सारा गेहूं निर्यात करते हैं, अगर हम बहुत सारी और चीजों का निर्यात करते हैं, तो एक दो चीजों को विदेशों से आयात करने में कोई हर्ज नहीं होता। दलहन तिलहन जो देश निर्यात कर रहे हैं वो भी तो कुछ सोचते होंगे। तो अगर दलहन तिलहन, मान लीजिए हमने तिलहन का आयात बंद कर दिया, तो वही पॉलिसी तो फिर आ गई, वो कल कहेगा हम आपसे कोई सामान क्यों खरीदें। देखिए, ये बंद करने की बात नहीं है, ये बात ये होती है कि हमारे देश में जितना ऑप्टिमम साधनों का, अनुकूलतम साधनों का उपयोग कर सके, यानी जो जमीन गेहूं के लिए उसको गेहूं के लिए रखें, जो चावल के लिए चावल के लिए रखें। इसी तरह दलहन और तिलहन जहाँ अच्छा होता है उसकी रिसर्च अच्छी हो, वहाँ प्रॉफिट होने लगेगा तो लोग बोने लगेंगे। शुगर केन में क्या हुआ, गन्ने में खूब प्रॉफिट हुआ, सब शुगर केन बोने लगे। तो आपको ये देखना, ये आपको बोलना नहीं है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार इसको, हम लोगों का एक तरीका होता है कि नज कर देती है, प्रॉम्प्ट कर देती है। उसका तरीका होता है इतनी अच्छी रिसर्चेज आ जाए कि सूरजमुखी का उत्पादन बढ़ जाए, राइस ग्राइन का उत्पादन बढ़ जाए, तो अपने आप किसानों से और आकर्षित हो जाएगा और धीरे धीरे कुछ चीजों में थोड़ी कटौती करते करते हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बना जा सकता, बनना चाहिए भी नहीं, जिसमें आपकी लागतें कम है। मान लीजिए चाय निर्यात कीजिए, मान लीजिए रबड़ निर्यात कीजिए, जिसमें आपकी लागतें ज्यादा है, उसको आयात करना ही देश के लिए अच्छा होता है। ऐसा ना करें कि हम तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी और चीज का आयात करना हमको मजबूरी में पड़ जाए, जिससे हमारा नुकसान हो और देश को और भी ज्यादा नुकसान हो। तो ये बातों को जो सरकार को करना है, एक समग्र योजना बनानी चाहिए। इतनी जमीन है, इस क्षेत्र में ये, इस क्षेत्र में, तो ये समग्र विकास का एक योजना बनाए और जो एक दिन की ना हो, दीर्घकालिक हो और जिसका परिपालन सुनिश्चित करे सरकार। तो कुछ चीजों को नैरेटिव बनाने से कोई बड़ा लाभ नहीं होता। नैरेटिव माने ऐसा करिए ऐसा करिए, तो उपदेश देना हो गया। उपदेश देने की जरूरत नहीं है, इसको करके दिखाने की जरूरत है। और भारत के सारे नागरिक, मैं तो किसी के लिए भी कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री सहित सारे नागरिक इस देश के लिए कटिबद्ध हैं, जरूर करेंगे। बस उनको एक डायरेक्शन सही मिले और इम्प्लीमेंटेशन का सही समय मिले और उनको सही साधन मिले, ऐसा हो जाएगा। सर, आज दुनिया इतनी फास्ट हो गई है और हमें सुविधाओं की आदत लग गई है, ऐसे में लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए, ये तो एक अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। अर्थशास्त्र के एक विषय से मैं इसको जबरदस्ती जोड़ देता हूँ आपको। देखिए, हम जब ऐसी बातें करने लगते हैं
कि ये मत करो या ऐसा मत करो जी। हमारे अर्थशास्त्र में इसके 3 तरीके बताए जाते हैं। जी। अगर हम चाहते हैं किसी चीज का उपयोग कम करो तो उसको अगर टैक्स लगा दो, सरचार्ज लगा दो। किसी चीज का उपयोग ज्यादा करना है उसको सब्सिडी दे दो, उसको ज्यादा प्रदर्शित करना शुरू कर दो, उसका विज्ञापन करना शुरू कर दो, उस पर आसान किस्तों को उधार देना शुरू कर दो। और तीसरा तरीका हमारे देश में ये भी होता है कि इन दोनों चीजों को मिलाकर हम ये भी कर सकते हैं किसी देश के उत्पादन बढ़ाने या घटाने के संदर्भ में या इस तरह की चीजों के संदर्भ में कि हम सुविधाओं का उपयोग कैसे करने दें लोगों को या कितना करने दें लोगों को, उस पर किस प्रकार से नियंत्रण लगा सकते हैं। अब नियंत्रण लगाना एक चीज है, नियंत्रण को पार कर पाना दूसरी चीज है। देखिए हमारे देश में हम इस नीति से थोड़ा सा, अगर हम अपने आर्थिक दृष्टिकोण से कहें, थोड़ा असहमत क्यों दिखाई देते हैं। थोड़े दिनों पहले ये रिपोर्ट आ रही थी, आप अर्थशास्त्र कभी न कभी तो अखबारों में पढ़ती होंगी कि भारत में कुछ मंदी के लक्षण दिखने लगे हैं, ग्रोथ कम होने लगी है, मांग थोड़ी घटने लगी है। इसके लिए सरकार ने जानती है क्या क्या था, जीएसटी में कटौती की थी भारी, ताकि चीजों के दाम कम हो और ज्यादा बिकें, यानी लोग ज्यादा उपयोग करें। तो मंदी की आहट आते ही हमारा जो उत्पादक है वो ये सोचता है कि हम सामान न बनाएं, तो सरकार क्या करती है, करों में छूट दिया सरकार ने, टैक्स में बड़ी छूट दिया, इनकम टैक्स में वगैरह में, जीएसटी में छूट दिया ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा रहे और ज्यादा सामान खरीदें। तो एक तरफ लगता है सरकार इस तरह के नियमों को बताती है, दूसरी तरफ जो लग रहा है वो बड़ा अजीब सा लग रहा है, इनकी चीजों को इस्तेमाल कम करें। देखिए चीजों का इस्तेमाल कम करना थोड़ा कठिन होता है ना। एक बड़ा मशहूर दोहा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुण्य फिर ना घटे बर समूल कुमलाए। आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है, ये चाहिए इसके बाद चाहिए इसके बाद चाहिए, डिजायर्स आर अनलिमिटेड, और घटने पे कुमला जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यही इकोनॉमिक्स में कहा जाता है इन्फ्लेशन थोड़ा हो ठीक है, लेकिन डिफ्लेशन कभी ना आए, मांग में कमी कभी ना आए। तो ये जो नीति आप बात कर रही हैं जिसकी, हमको नहीं लगता, ये तो शायद मेरे ख्याल से मोदी जी ने भी नहीं कहा है, ये वाला वचन नहीं दिया है, उससे आपने कहीं से ये बात को सोचा होगा। लेकिन ये बात सच है कि हमको डिमांड्स को कम करने में कठिनाई नहीं, लगभग बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसका असर उत्पादन पर पड़ेगा, रोजगार पर पड़ेगा, बाकी व्यवस्थाओं पर पड़ेगा। तो क्षमा कीजिए, ये कोई, मैं ऐसा नहीं मानता कि उनका ऐसा सोचने का मन होगा। उन्होंने सिर्फ एक, ये हमको जो लगता है उनके हृदय में जो रहा होगा, कभी कभी क्या होता है जो बात हम कहते हैं वो अलग हो जाती है और जो हम सोचते हैं वो अलग हो जाती है। शायद उनके हृदय में ये रहा हो कि अगर हम वर्तमान में थोड़ा बहुत इस तरीके से काम चलाएं कि बहुत अर्थव्यवस्था पर बोझ न पड़े, या कम से कम बोझ बढ़े ना, अगर हम घटा न भी पाए तो बोझ बढ़े ना, क्योंकि अगर बोझ बढ़ेगा तो हो सकता है कि अर्थशास्त्र में और युद्ध की भी अभी संभावनाएं आप तो जानती खत्म नहीं हो रही है, और जो इस समय जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है, आगे की दिक्कतें भी हम लोगों को लग नहीं रहा कि कम होने वाली हैं। तो उन्होंने सिर्फ हमको एक सावधान करने की बात की होगी कि भाई थोड़ा हम लोगों को ये सोचना होगा कि हमारा देश है और हम इसको इस ढंग से चलाने की कोशिश करें कि सस्टेन करें, इन कठिनाइयों में भी हमको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मान लीजिए अचानक एक दिन बिजली बंद हो जाए तो क्या होगा, तो ऐसी नौबत ना आने पाए। अगर हम थोड़ा रिस्ट्रेन कर लें तो हमारा कोई मतलब लाभ होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा उनकी मंशा रही होगी। तो ये जो हम कह रहे हैं कि एकदम से आज सुविधाओं के आदी हो गए, देखिए हम सुविधाओं के आदी नहीं हो गए, इसको मैं दूसरी बात कहता हूँ, सुविधाओं के आदी हम नहीं हो गए, वो हमारी जरूरतें बन गई। आदी होना एक अलग शब्द है। जैसे आप दिल्ली शहर की बात करें, इलाहाबाद शहर की ही बात क्यों ना करें। पहले इलाहाबाद शहर मुश्किल से मुश्किल चौक से लेकर कटरा तक था, एक जमाना था, 60 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अब वो इधर बढ़ते बढ़ते गोविंदपुर चला गया, उधर बढ़ते बढ़ते नैनी चला गया, फिर झूसी चला गया, फिर बिरा। अब एक आदमी अगर चाहे कि पैदल उतनी जगहों पर जा सके तो संभव नहीं होगा। साइकिल भी शायद एक आदमी 50 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर से ज्यादा चलाने में दिक्कत आएगी, तो उसके लिए मोटरसाइकिल एक आवश्यकता बनती जा रही है ना। तो अब मतलब कहने का मतलब है कि जो जरूरतें बन जाती है, आदत एक अलग शब्द है। आदत का मतलब है कि हमने कुछ ऐसी चीजें अपना ली हैं जिसको हम शायद अच्छा नहीं मानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी आदत या शौक नहीं है, कभी कभी मजबूरी होती है। हमें 6:30 बजे पहुंचना है और हमको निश्चित रूप से मालूम है कि इतनी दूर पहुंचना है, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपना 1 घंटे बचाएं, पैदल चल के जाएं
या घर के कुछ काम कर लें और 10 मिनट में पहुंच जाएं। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमको ये करना पड़ेगा। हाँ, अभी भारत की ग्रोथ रेट भी बहुत नीचे नहीं है, 6% के आसपास है। हमारे सामने दिक्कतें हैं थोड़ी विदेशी मुद्रा की, हम भी लोग मानते हैं इस बात को। तो उसका जो अच्छा उदाहरण है, अच्छा तरीका है, वो ये कि भारत के लोगों को जुट जाना चाहिए कि हम अपने निर्यातों को कैसे बढ़ाएं, हम विनिर्माण को कैसे बेहतर करें, हम अपना कौशल कैसे बढ़ाएं, उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। डिमांड में कमी करने की जगह सप्लाई में वृद्धि करने के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। वो भारत के लिए एक अच्छा रास्ता मुझे लगता है होना चाहिए। तो मैं देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जब आप प्रधानमंत्री कहती हैं तो मैं भी, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हम लोग प्रधानमंत्री की बातों को सुने, उनकी मंशा को समझें और एक भारतीय होने के नाते अपने भारतीय होने का कर्तव्य निर्वहन करें। लेकिन उनकी जो बातें ऐसी हैं जो शायद उन्होंने किसी और मंशा से की गई हो या उन्होंने किसी और रूप में प्रस्तुत की हो, या हो सकता है इसी रूप में भी प्रस्तुत की हो, क्योंकि जब एक आदमी किसी मंच पे बोलता है तो मंच पर उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है ना। इम्पैक्ट का मतलब यह है कि मंच पर कोई बात कह रहा है तो देश को समझाना चाह रहा है कि देश में कठिनाई है, तो जो बात करता है उस कठिनाई को समझाने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले सकता है जो शायद बहुत लागू ना हो। मुझे बार बार लगता है कि आयातों में कटौती करना तो संभव नहीं है। आयातों को बढ़ने से रोकने में कुछ मदद कर सकते हैं हम लोग। निर्यातों को बढ़ाने की कोशिश करें, विदेशी मुद्रा की समस्या हल हो जाएगी। और ये एक वर्षीय कार्यक्रम नहीं हो सकता, क्योंकि कई जगह उन्होंने शायद इसका मतलब ये निकाला हो, एक वर्ष के लिए सोना न खरीदें, ये एक वर्षीय कार्यक्रम नहीं हो सकता। ये दीर्घकालिक बिल्कुल कार्यक्रम है, क्योंकि निश्चित रूप से दुनिया का हर देश, हर व्यक्ति अब सोने और चांदी में निवेश करना चाहता है, क्योंकि इसका रिटर्न, इसका प्रतिफल स्टेबल है, स्थायी है। म्यूचुअल फंड जब गिरने लगते हैं तो उनकी आमदनी बंद हो जाती है। जो एफडी हैं उनका रिटर्न बहुत कम हो गया है, 3-5-6% के करीब हो गया है, मुद्रास्फीति दर के बराबर हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद इन चीजों के बारे में खूब गंभीरता से हम लोगों को विचार करना चाहिए। और जो भी बातें कही जाती हैं उनको विचार करने के बाद, हमारे तो पूरे भारतीय संस्कृति में एक ही चीज सिखाई गई है, हर चीज सुनिए, हर चीज देखिए, करिए बहुत सोच समझ कर, विचार करने के पश्चात हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक राष्ट्रीय होने के लिए, भारत के राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का हमको वहन करना चाहिए। सर, जब देश पे संकट आया था तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इस तरह की अपील की थी, तो इस मुद्दे पे राजनीति कैसी? देखिए, राजनीतिज्ञ है तो राजनीति करनी चाहिए, हमको आपको नहीं करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि राजनीतिज्ञ जो है उसका तो ये काम है राजनीति का, उसको अगर वो उसी राजनीति के माध्यम से ही है तो राजनीति करेगा ही, उसको करना भी चाहिए। तो जब हम सत्ता पक्ष में होंगे एक बात कहेंगे, जब हम विपक्ष में होंगे तो उसी बात का विरोध करेंगे। और ये बात वर्तमान सरकार के लिए भी लागू है और पिछले की सरकार के लिए भी लागू है ना। हम तो ये कहते हैं, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी जब जीएसटी लागू करने की बात की थी या मनरेगा की बात करी थी तो बहुत विरोध करते थे, लेकिन जब सरकार में आए तो उन्होंने नई कार्यक्रमों को चलाया, उसी एलपीजी को चलाया। कम्युनिस्ट जो थे बिल्कुल विरोधी थे आपके लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम के, जब उनकी सरकार केरल और तमिलनाडु में आई तो उन्होंने भी यही कार्यक्रम अपनाए। तो मुझे सरकार में रहने पर ये पता चलता है कि वास्तव में क्या करना है, और विपक्ष में रहकर आप कुछ भी बोल सकते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और वो तो मेरे को तो लगता है कि हर राजनीतिक दल को सत्ता में आना है, तो अगर सत्ता में आना है तो उसे ऐसे अच्छी बातें करनी ही चाहिए। तो राजनीति तो होनी ही चाहिए, मैं इसके लिए नहीं कहता, लेकिन मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष राजनीति करे या विपक्ष राजनीति करे, भारत के नागरिक बहुत विचारवान है और ये सोच समझ के काम करते हैं, बड़े कायदे से काम करते हैं। इसलिए मुझे इनके कम से कम विवेकशीलता पर कोई संकोच नहीं है, कोई शक नहीं है। वे लोग वो सारे काम करेंगे जो भारत के हित में होगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। सर, सरकार की आर्थिक नीति जो ज्यादातर विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भर करती है, फिर भारत की अपनी क्या है? कोई देश भारत पर निर्भर क्यों नहीं है? हम ही क्यों उन पर निर्भर है? देखिए, ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है, लेकिन चलिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग एक चीज ये मान लें कि जो भारत है इसकी सच्चाई को दिल से स्वीकार कर ले।
भारत एक विकासशील देश है, विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आता। भारत की प्रति व्यक्ति आय काफी कम है, खाद्यान्न भी हमारी उपलब्धता कम है, दूध की उपलब्धता कम है, बिजली की उपलब्धता कम है, कपड़ों की उपलब्धता कम है। हम किसकी बात कर रहे हैं? यूरोप के देशों से अगर हम तुलना करें, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, फिनलैंड, इन देशों से तुलना करें। और मुझे मनमोहन सिंह का कभी कभी एक सेंटेंस बड़ा अच्छा पसंद आता है कि हम जो भारतीयों की लाइफ है इसको हमको बेहतर करना होगा, आगे तो बढ़ाना होगा। बिल्कुल। अब आगे बढ़ाने में एक इकोनॉमिक्स का एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है, उसको कहते हैं विशियस सर्कल, एक दुष्चक्र। अगर आपकी आमदनी कम है तो आप बचत कम करेंगे, बचत कम है तो निवेश कम करेंगे, निवेश कम करेंगे तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम करेंगे तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो आय कम होगी और फिर बचत कम हो जाएगी। माने आप इस दुष्चक्र में फंस जाते हैं। इस दुष्चक्र को तोड़ें कैसे? निवेश बढ़ाना है। निवेश बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अपने उपभोग में कटौती। गरीब लोग कितनी कटौती कर पाएंगे ना, वो तो संभव नहीं है, गरीबों की कटौती संभव नहीं है। ऐसे में हम विदेशी मुद्रा की बात अगर करते हैं, विदेशी निवेश की बात करते हैं, तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो आएगा तो हमारे देश में उत्पादन और रोजगार जब बढ़ेगा और जब इस देश की आमदनी बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी और हम निवेश कर पाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें विदेशी निवेशक तकनीक की वजह से भी और विदेशी निवेशक धन की या पूंजी की कमी के लिए भी विदेशी निवेशकों पर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कम ध्यान देते हैं, भारत सरकार ने इस पर काफी ध्यान 2005 के बाद देना शुरू किया है। और जो विदेशी निवेश हमारे देश में मुश्किल से $1 बिलियन, $1.5 बिलियन का आता था, बहुत ज्यादा आने लगा है। और उसकी वजह से हमारे देश की कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी हैं। हमारी कई देशों की कंपनियां करोड़ों नहीं अरबों की हो गई हैं, खरबों की हो गई हैं, और उत्पादन बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है। देखिए, ऐसा भारत का विकास नहीं हुआ, इसको कोई अगर कहता है तो बिल्कुल गलत बात कहता है, चाहे जो भी कहता है। भारत बहुत आगे बढ़ा है। हम उस भारत की आप कल्पना नहीं कर सकती जो हम लोगों ने बचपन में देखा था। जब आदमी 10 साल का हो जाता तब पहली दफे बिजली देखता था, 6 किलोमीटर दूर जाकर स्कूल मिलता था, सड़कों की हालत क्या थी, वो बात नहीं है। बड़ा विकास किया है, लेकिन अभी हम मार्ग में हैं। मंजिल वैसे किसी को मिलती भी नहीं, मंजिल के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, मार्ग के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी हमारा मार्ग कंटकाकीर्ण है, थोड़े से उसमें पत्थर भी हैं, थोड़े से गड्ढे भी हैं। हम विदेशियों की सहायता ले रहे हैं, तकनीक ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, कौशल ले रहे हैं, और साथ में विदेशी मुद्रा भी ले रहे हैं, और इससे हमारे देश को लाभ भी मिल रहा है। उसका कितना सदुपयोग हो रहा है ये देश की सरकार देखती है, हम और आपको देखने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन लाभ दिख भी रहा है कुछ। अब प्रश्न ये है कि हमारी सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा झूठ है जो कोई कौन फैला रहा है मैं नहीं जानता, क्योंकि भारत में जितना सकल निवेश होता है, सकल घरेलू निवेश हम लोग इसे कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तो अगर हम टोटल निवेश को देखें भारत के, अगर उसको हम मान लें कि इस समय 32 से 34% प्रति वर्ष हो रहा है, तो इसमें से 28% तो घरेलू सेविंग से हो रहा है। मुश्किल से 3-4% विदेशी निवेश आ रहा है। माने अगर आप सोचें कि 34% अब निवेश करते हैं और हमारा 4% विदेशों से आता है और 30% अब विदेश से निवेश करते हैं, तो हम तो विदेशों पर निर्भर नहीं है। जापान वगैरह तो जब विकसित हो रहे थे तो पूरा का पूरा 60-70% विदेशी निवेश से आ रहा था। हम ऐसे नहीं है, और हमारे देश जितना बड़ा है उसमें ऐसे विदेशी निवेश से कम भी नहीं चल सकता। हम विदेशी निवेश पर आधारित नहीं है, वो सहयोग करते हैं, वो सहयोग को लेते हैं, और वो सहयोग इसलिए नहीं करते कि हमारी मदद कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, उसके बदले में वो हमसे अच्छा खासा पैसा लेते हैं, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में। हम उनके हमारे यहाँ से रिटर्न जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर इनकम कहते हैं, रीट्रांसफर इनकम कहते हैं, बड़ा अच्छा खासा पैसा भी लेते हैं। क्यों निवेश कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, यहाँ मांग है, यहाँ विकास होगा, इसलिए वो हमारे देश में आते हैं, हमारे लोगों की बात करते हैं। उनको ऐसा कोई शौक नहीं होता। तो ये कहना कि हम विदेशियों पर निर्भर हैं या विदेशी पूंजी पर निर्भर, ऐसा नहीं है। ना तो हम निर्भर हैं और ना वो हमारे लिए कोई चैरिटी करने के लिए आ रहे हैं। हम लोग खुद सारा काम करते हैं। अब सवाल है भारत पर निर्भर कौन नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, अलग बात समझते हैं। भारत के आसपास देशों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा था, अलग बात है, श्रीलंका है। अरे भारत बहुत धनराशि इनको देता है, बांग्लादेश को भी, श्रीलंका को भी, अफ्रीका के देशों को भी। बल्कि उल्टा है, संकट के समय शायद जितना धन भारत देता है उतना तो विकसित देश भी नहीं देते। अब भारत पर निर्भर क्यों नहीं है?
देखिए कोई देश, भारत के बारे में बात करिए, भारत में विदेशी निवेश कितने देशों से आता है? कोई एक देश से थोड़ी आता है, 80-85 देशों से आता है। एक व्यक्ति पर निर्भरता या एक देश पर निर्भरता अच्छी भी नहीं होती। तो इसलिए ये मत कहिए कि भारत पर कोई निर्भर नहीं है। भारत भी बहुत से देशों में निवेश करता है। भारत ने जिम्बाब्वे में निवेश किया है, भारत ने अफ्रीका के कई देशों में निवेश किया है, भारत ने एशिया के कई देशों में निवेश किया है। चाहे बाहर जो अभी आप पोर्ट बना रही है, ईरान का कौन बना रहा है? भारत ही बना रहा है। मालदीव में कितने उदाहरण दे सकता हूँ। लेकिन ये मत कहिए कि कोई निर्भर है। निर्भरता शब्द ही उचित नहीं है। न भारत किसी पर निर्भर है, न कोई भारत पर निर्भर है। और मैं दुनिया में मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना रहेगी कोई किसी पर निर्भर न हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। एक पर निर्भरता बहुत नुकसानदायक होती है। ये मेरा अपना विचार है। सर, हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपको भी, आपने बड़ी पेशेंटली कम से कम 1 घंटे मेरे से बातचीत की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से मैं हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूँ, फिर आगे भी रहूंगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर MM कृष्णा जी थे। उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कई विषयों पे हमसे बातचीत की। अर्थशास्त्र के जानकार होने के नाते उन्होंने अपने तरीके से हमें बताया कि किस तरह से वो देखते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हर चीज के लिए जो है आत्मनिर्भर नहीं हुआ जा सकता। कुछ चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ेंगी जो कि हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी जो कमी है वो पूरी नहीं हो सकती है, वो हमें बाहर से चीजें मंगानी ही पड़ेंगी। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल MT टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, धन्यवाद।